प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम वैदिक काल, मौर्य काल, सातवाहन और जो मौर्य काल का वर्णन मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में है उसके बारे में है। तो इस लेक्चर में हम ये जैसे मौर्य काल है हमारा, मौर्य काल के अंदर देखिए भारत का जो हिस्सा था ये यहाँ से लेकर और अफ़गानिस्तान से आगे तक था। इतने हिस्से में मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। ये हमारे दक्षिण में सातवाहन है, शासक जिनका दक्षिण भारत में अधिकार था। और ये जो मैगस्थनीज की इंडिका है उसका चित्र है। ये पुस्तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी हमें अन्य व्याख्यानों से उपलब्ध है, ये जो मैगस्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था भारत में। और जब ये भारत में आया था तो इसने भारत के बारे में जो जो देखा था वो हम पढ़ेंगे। और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है सभी प्रकार के एग्ज़ामों में, चाहे वो एस्टेट हो, सीईटी हो या एचसीएस हो, सभी के अंदर महत्वपूर्ण है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? तो वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामीणी। अब ये जो वैदिक काल है ये कब से कब तक था? ये 1500 से 600 बीसी तक था। कब से कब तक था? 1500 से 600 बीसी तक। जैसे आज सन 2021 चल रहा है, 2021 से पीछे जाओगे सन 0 आ जाएगा, और 0 से जब पीछे जाओगे तो फिर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे 600 आ जाएगा, ठीक है। और 600 से फिर पीछे जाओगे तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 से 600 के बीच का जो समय है उसे वैदिक काल कहते हैं। तो ये समय के बारे में अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारा आज का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो है। आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो के अंदर हनुमान जी की मूर्ति मिली है, हनुमान और शिव की मूर्ति मिली है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोग भी हिंदू धर्म के ही थे, सनातन धर्मी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सविता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जा सकता है, किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है, या सूर्य का एक नाम सविता भी है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 2 भागों में बांट रखा है। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको कुल कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। और एक कुल में एक ही घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे। परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलुप कहा जाता था। एक जो ग्राम था, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था, और ग्रामों का जो संगठन था, गाँवों का जो संगठन था उसे विश कहते हैं। ये एक हिसाब से जैसे हमारी आजकल तहसील है वो थी, और विश का संगठन जन कहलाता था। जन है वो आजकल हमारा जैसे राज्य है, जन को आप राज्य भी मान सकते हो, और कई जन मिलकर राष्ट्र बनते थे। तो जो विश का प्रधान होता था उसे विशपति कहते थे। तो और क्या क्या खासियत थी? इस समय मूर्ति पूजा नहीं होती थी। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती है, और सरस्वती हमारे हरियाणा में से ही होके बहती थी। गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार आया है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेते हैं। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का। ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था। इस काल में वर्ण जो व्यवस्था है वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, कि जो जिस वर्ण में जन्मेगा वह उसी वर्ण का होगा। कुछ प्रमुख पद निम्नलिखित थे। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण गांव का सैनिक होता था। पदाधिकारी सैनिक पदाधिकारी होता था। महर्षि है वो राजा की पत्नी होती थी। सूत है वो राजा का साथी होता था।
अक्षत्री है वो प्रतिहार होता था, संग्रहित है वो कोषाध्यक्ष होता था, कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। क्या कहते थे? भागदूत। लेखाधिकारी को अक्षवाप कहते थे। गोविकृत वन का अधिकारी होता था। गोविकृत क्या था? वन का अधिकारी था। और राजा का तो जो मित्र था उसे पालागल कहते थे। क्या कहते थे? पालागल कहते थे। और ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्तर कहलाता था। क्या कहलाता था? होत्तर। उद्गाता क्या है? सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला। सामवेद की जो रचनाओं का गान करता था उसे उद्गाता कहते थे। अर्थव्यू यजुर्वेद का पाठ करने वाला कहलाता था। संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, अपाला, घोष, मैत्री, विश्ववारा और गार्गी ये उस समय की विदुषी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी और जो नॉलेज से, ज्ञान से भरपूर थी। और सर्वप्रथम जो जाबालोपनिषद है में चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कहाँ पर चारों आश्रमों का जिक्र मिलता है। तो जाबालोपनिषद कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। तो चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा पालतू पशु रखने वाले को गोमत कहते थे। चारागाह के लिए उत्यति, चारागाह क्या है? उत्यति या गवे शब्दों का प्रयोग हुआ था। दूरी को गवयुति कहते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे, गाय को दूहने वाले। और युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग होता था। ऋण लेने व देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुशीद कहा जाता था। क्या कहते थे? कुशीद। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले कहाँ इसका उल्लेख करता है कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का? ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन मिलता है। कौन से में? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। दसम मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई का वर्णन है और चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों हैं, जैसे गोधूम, गेहूं को गोधूम कहते थे, चावल को ब्रीही कहते थे आदि की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का वर्णन है। अर्थवेद में वर्षा, कूप, कुआं, नहर तथा यजुर्वेद में हल का सीर के नाम से उल्लेख है। हल का किसके नाम से उल्लेख है? सीर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निष्क है वो सोने का आभूषण या सोने की मुद्रा थी जो विनिमय के काम में आता था। तो ये सारी बातें आपको 2 से 3 बार पढ़नी है ताकि आपको ऋग्वेद के बारे में और वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक काल के बारे में आपकी जानकारी मजबूत हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। अब ये मौर्य काल क्या था? मौर्य काल था 321 से 185 ईस्वी पूर्व, वैदिक युग के बाद में मौर्य युग आया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? चंद्रवर्धन मौर्य। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और गिरनार अभिलेख के अनुसार, गिरनार में अभिलेख है उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का राज्यपाल था। यह गिरनार अभिलेख है उसमें। अच्छा, प्रचलित भाषाएं क्या थी? मागधी और प्राकृत थी। कौन सी थी? मागधी और प्राकृत। धर्म क्या थे? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, आजीविक था और हिंदू धर्म था। ये 4 थे। इसमें आजीविक आपको नहीं पता होगा, ये भी याद रखिए। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? मैगस्थनीज था। ये इंडिका पुस्तक का प्रथम जो पेज था उसका चित्र है इंडिका का। तो अब मैगस्थनीज की इंडिका में क्या क्या है कि विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्यापक थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उर्वर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे। अब ये चीज़ देखिए आप, मैगस्थनीज की इंडिका में लिखा हुआ है कि भारतीय जो लोग थे उनका जो नैतिक दृष्टिकोण था वो उत्कृष्ट था। मतलब वो कभी बेईमानी नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, किसी के साथ अपराध नहीं करते थे और सादगी का जीवन बिताते थे। किसका जीवन बिताते थे? सादगी का जीवन बिताते थे। भारतीय जो लोग थे साहसी थे, वीर थे और सत्यवादी थे। उनकी वेशभूषा सादी थी।
गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? मैगस्थनीज की इंडिका में। मैगस्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे। एक को दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, ये 7 वर्ण थे। मैगस्थनी ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस और हेराक्लीज की पूजा करते थे, और ये क्या थे? शिव और कृष्ण थे, भगवान शिव और कृष्ण थे। मतलब जो यूनानी लोग थे वो भी इन्हीं की पूजा करते थे, बस उन्होंने अपने नाम बदल रखे थे। मैगस्थनी ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र की काफ़ी प्रशंसा की है। वह लिखता है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। जहाँ पे गंगा और सोन नदी मिलती है वहाँ पर यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह 80 स्टेडिया, स्टेडिया का मतलब होता है 16 किलोमीटर, 80 स्टेडिया होता है 16 किलोमीटर, और 15 स्टेडिया 3 किलोमीटर चौड़ा था। एक स्टेडिया कितना था? 5 किलोमीटर का था, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टेडिया था। स्टेडिया है ये यूनान का मापने का एक मात्रक था। अब मूलतः जो इंडिका ग्रंथ है वो अनुपलब्ध है, अतः समकालीन और प्रवर्ती यूनानी इतिहासकारों के विवरणों से इंडिका में लिखी गई बातों की जानकारी मिलती है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उर्वरता, समाज की जानकारी मिलती है। भारत में 7 जातियाँ थी उस समय, 118 जनजातियाँ थी और 58 नदियाँ बताई गई हैं। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। समाज में दास व्यवस्था, सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था। अब ये देखिए, ना तो भारतीय लोग किसी को गुलाम बनाते थे और ना ही सती प्रथा वगैरह करते थे। सती प्रथा का प्रचलन उस समय हुआ है जब ये जो मुग़ल आतंकवादी थे, मुग़ल आतंककारी थे, जो महिलाओं को उठा ले जाते थे, और है उस समय सती प्रथा का प्रचलन हुआ था। समाज में केवल आर्ष विवाह का प्रचलन था। आर्ष विवाह का मतलब जो समान जाति के अंदर विवाह है उसका प्रचलन था। बहु विवाह का प्रचलन नहीं था, सिर्फ एक ही विवाह का प्रचलन था। समाज में सामूहिक भोज नहीं होता था। भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ थे, ये बात उसने लिखी है। जबकि कुछ वर्ष पहले आए सिकंदर के साथ निरियाकस ने कहा था, सिकंदर के साथ कौन आया था? निरियाकस आया था, उसने कहा था भारतीय कपड़ों पर लिखते हैं। तो ये बात यहाँ पे उसकी निगाह में नहीं आई थी, और भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। इन सब जानकारियों को हमें मैगस्थनीज के इंडिका पुस्तक में मिलते हैं। भारतीयों को ब्याज पर लेन देन की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। भोजन के रूप में चावल का महत्व अधिक है। दार्शनिकों की 2 श्रेणियां बनाते हैं। बैकामेन पुरोहित को कहता था, जो शिक्षा करता था, यज्ञ करवाता था, और सारमैन, ये वनवासी होते थे और तपस्या करते थे। मतलब 2 तरह के विद्वान होते थे, एक पुरोहित होते थे और एक तपस्या करने वाले। सोना खोदने के लिए चीते के खाल वाली चींटियों का उपयोग किया जाता था। भारतीय भारत के मूल निवासी हैं, बाहर से नहीं आए हैं। ये देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है ये उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि भारतीय बाहर से आके यहाँ पे, पश्चिम एशिया से आके यहाँ पे बसे हैं, और इसका खंडन इंडिका पुस्तक में होता है। भारत में डायनिसिस, शिव और हेराक्लीज, कृष्ण की पूजा होती है। दक्षिण भारत में पांड्य राज्य की स्थापना हेराक्लीज की पुत्री पंडेया ने की थी। यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था दक्षिण भारत में, और यह क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख किया गया है। नगरीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी थे। एग्रोनोमोई, कृषि सिंचाई से संबंधित और सड़क निर्माण से जुड़ा, और दूसरा था एरिस्टोनोमोई, इसका उद्योग व्यापार पर नियंत्रण एवं कर वसूली और विदेशियों की देखभाल करना था। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति करती थी। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की जिम्मेदारी किसे दी हुई थी? तो गोलमिक नामक अधिकारी को। क्या नाम था उसका? गोलमिक। सातवाहन जो वंश था 60 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी बाद में तक था। भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। ये देखिए, ये जो हिस्सा था इसमें महाराष्ट्र है, कुछ हिस्सा गुजरात है, कुछ हिस्सा कर्नाटक है, तमिलनाडु भी है, ये इसमें शामिल था, आंध्र प्रदेश का भी। भारतीय इतिहास में इसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सातवाहन वंश के बारे में देख रहे हैं। सातवाहन वंश का प्रारंभिक राजा सीमुख था। क्या नाम था इसका? सीमुख था। तो कई बार ये पूछ लेता है सातवाहन वंश का जो
प्रारंभिक राजा था या प्रथम जिसने इसे स्थापित किया उसका नाम क्या था? सीमुक था। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। इन राजाओं ने शक आक्रांताओं को सहजता से भारत में पैर नहीं जमाने दिए थे। तो ये था सातवाहन वंश। 60 ईस्वी पूर्व से 240 और 60 300 वर्ष तक इनका शासन रहा था। तो अब इसके सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। 28 ईस्वी में की थी। सीमुक को सिंधुक भी कहा जाता है, शिशुक भी कहा जाता है, सिप्रक भी कहा जाता है और ब्रिशल भी कहा जाता है। सीमुक के बाद में उसका छोटा भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। सातवाहन वंश के प्रमुख राजा थे सीमुक, सातकर्णी, ये वही गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, विशिष्टि पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये प्रमुख थे। सातकर्णी प्रथम ने सातकर्णी सम्राट, दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की थी। सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। वैणकटक नामक नगर की स्थापना गौतमी के पुत्र सातकर्णी ने की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत थी और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी पीछे जो HS का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। सातवाहन काल में सरकारी आय के महत्वपूर्ण साधन भूमि कर, नमक कर और न्याय शुल्क कर था। इस काल में तांबे और कांसे के अलावा शीशे के सिक्के भी प्रचलित थे। ये भी पूछ लिया जाता है, तांबे, कांसे और शीशे के सिक्के प्रचलित थे। सातवाहन काल में मुख्य रूप से 2 धार्मिक भवनों का निर्माण काफ़ी समय में हुआ। एक तो चैत्य का बौद्ध मंदिर था जो, और दूसरा बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान। सातवाहन काल में व्यापारी को नैगम कहते थे। क्या कहते थे? नैगम कहा जाता था। व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को सार्थवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवा कहा जाता था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान और जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। तो ये थी सातवाहन काल के बारे में हमारी जानकारी। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें दी गई जानकारी पसंद आएगी, और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।